हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर कंटिन्यूटी में चल रहा है। आज मैं इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है बच्चे केपलर्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे केपलर, उन्होंने एक लॉ दिया रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशन। नेचुरल लॉ है, नेचुरल प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊंगा। एक मैथ्स में एक शेप होता है जिसे इलिप्स कहते हैं। इलिप्स कुछ ओवल शेप में होता है। इलिप्स में एक्सिस ये होते हैं, एक माइनर एक्सिस एक मेजर एक्सिस। इलिप्स के साइड में एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो दो फोकस होते हैं कहां? इलिप्स। इलिप्स किसे कहते हैं? एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस पे साइड में दो फोकस होते हैं, ये सेंटर होता है। तो उन्होंने क्या बताया? केपलर ने तीन लॉ बताए। अब किस कौन से मोशन के बारे में था? हमारे प्लैनेटरी मोशन के बारे में। The law given related to our planetary motion, हमारे प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड ये लॉ था केपलर लॉ का। तो इन्होंने तीन लॉ दिए। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट। जो फर्स्ट लॉ दिया उन्होंने उसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब बोलोगे ये क्या है? इस लॉ में उन्होंने बताया कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, हम मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, वो हमारा असम्पशन होता है, बट एक्चुअली में वो जो रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और सन सेंटर पे नहीं, सन साइड में एक जगह पे होता है, बैठा होता है, जिसे हम फोकस करते हैं। ये बताया उन्होंने। क्या बताया? ऑर्बिट के बारे में बताया। फर्स्ट लॉ वाज रिलेटेड टू ऑर्बिट, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे, इवन अर्थ मार्स जुपिटर जितने हैं, सब के सब सन के चारों तरफ और एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और सन फोकस पे होता है, यानी प्लैनेट कभी सन के पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। याद रखिए। सेकेंड लॉ दिया उन्होंने लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ क्या दिया बेटा इन्होंने? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। इस लॉ में क्या बताया कि मान लो ओ पॉइंट पे सन है और अभी प्लैनेट मान लो ए पॉइंट पे है। कुछ देर के बाद वो प्लैनेट घूमकर बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, ये भी हो गया पोजीशन वेक्टर। तो ए से बी के बीच मूवमेंट के दौरान उसने जितना एरिया ट्रेस किया, एरिया ए टू बी, ए से बी, यूं इसका जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, इसने जितना भी एरिया ट्रेस किया, एरिया, एरिया, ध्यान से सुनो, एरिया जो उसने ट्रेस किया, ये तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा किसके पोजीशन का, किसके पोजीशन का? प्लैनेट के पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सेम होगा। या कह सकते हैं वो एरिया जो ट्रेस किया, एरिया कौन? प्लैनेट का पोजीशन अभी ए पे है, कुछ देर के बाद बी पे चला गया, तो उसने सन के रिस्पेक्ट में कितना एरिया ट्रेस किया? बताओ। ओ ए बी है ना, यही है ना। तो क्या कहा गया कि वो जो एरिया जो ट्रेस करे, इसे कहेंगे ट्रेस्ड एरिया, ट्रेस्ड एरिया, ट्रेस्ड एरिया। क्या कहेंगे? किसका? और क्या कहेंगे? स्वेप्ट एरिया, स्वेप्ट। जो उसने प्लैनेट ने यूं अपने रिवोल्यूशन के चलते सन के रिस्पेक्ट में जो उसने इतने पोर्शन का एरिया ट्रेस किया, स्वेप्ट किया। और स्वेप्ट एरिया बाय रिवॉल्विंग प्लैनेट,
तो क्या बताया उन्होंने कि जो प्लैनेट है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप करेगा। मान लो आपने एक बार एरिया यहां देखा, यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगे, फिर यहां से भी यहां 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट सी ले लो, एक पॉइंट डी ले लो, अब यहां भी एरिया देख लो। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इक्वल टाइम में हम एरिया देखते हैं तो जितना एरिया, मान लो ए टू बी जाने में टी टाइम लगा और इधर सी टू डी जाने में भी टी टाइम लगा, तो यहां पे क्या कहा उन्होंने, जो ट्रेस्ड एरिया होता है वो ट्रेस्ड एरिया इन इक्वल टाइम विद रिस्पेक्ट टू सन वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब अगर मान लो प्लैनेट ए से बी गया, ए से बी जाने में 2 सेकंड लगे और ए टू बी, ये सन के रिस्पेक्ट में कितना एरिया ट्रेस किया उसने, ओ ए बी, उतना ही टाइम लगा यहाँ पे सी से डी आने में। यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में कितना एरिया ट्रेस हुआ, सी ओ डी। देखने में ये ट्रेस एरिया छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। ट्रेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू सन कौन ट्रेस करेगा, प्लैनेट अपने रिवॉल्यूशन के चलते। अब ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सन वो जो एरिया वो ट्रेस करेगा, वो जो एरिया सन के रिस्पेक्ट में स्वेप्ट करेगा, चाहे एरिया ऑफ ओ ए बी हो, चाहे क्या हो, एरिया ऑफ सीओडी हो, ये कोई भी एरिया हो, अगर इक्वल टाइम में ये एरिया ट्रेस हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। ये बताया उन्होंने लॉ ऑफ एरिया। 2 लॉ हो गया, फर्स्ट वाज रिलेटेड टू ऑर्बिट एंड सेकंड लॉ वाज रिलेटेड टू द एरिया। थर्ड लॉ जो उनका था वो था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। द थर्ड लॉ वाज रिलेटेड टू लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, टी। टाइम पीरियड होता क्या है, जो प्लैनेट को सन के चारों तरफ जो चक्कर काट रहा है, उसे एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे प्लैनेट का। तो क्या कहा उसने, उन्होंने कैप्टन ने, कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, किसका बेटा, टाइम पीरियड का जो क्या होगा, स्क्वायर। आप समझते हो, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसके स्क्वायर का जो रिलेशन होगा वो ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उन्होंने ये लॉ बताया, यस दैट वाज द थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ था बच्चे, कि जो टाइम पीरियड होगा, प्लैनेट के रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड होगा, उसका जो स्क्वायर होगा, वो जिस ऑर्बिट में वो चक्कर काट रहा है, कौन, प्लैनेट, उसके रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ वाज रिलेटेड टू ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। सेकंड लॉ क्या था बेटा, सेकंड लॉ ये था कि जो सन के चारों तरफ जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो सन के रिस्पेक्ट में जो वो एरिया ट्रेस करेगा, कौन, रिवॉल्विंग प्लैनेट, इक्वल टाइम में कहीं पर भी देखा जाए 2 पोर्शन के बीच, 2 पॉइंट के बीच, वो सन के रिस्पेक्ट में बराबर एरिया ट्रेस करेगा। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ था रिलेटेड टू टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब वो रिवॉल्व करेगा, कौन रिवॉल्व करेगा, प्लैनेट, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, जो भी उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें वो चक्कर काट रहा है प्लैनेट, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा। टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब लोग बोलते हैं कि ये थर्ड लॉ को प्रूव भी करो, तो बोलते हैं प्रूव करो भाई, तो प्रूव कर देते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, 2 मिनट में कर देते हैं। मान लो m है मास ऑफ प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, और कैपिटल M है व्हाट, मास ऑफ सन, इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन चल रहा है। फिर हमने पढ़ाया था कोई भी चीज ऑर्बिट में घूमती है, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, नेचुरल हो आर्टिफिशियल हो, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, आई नो दैट। क्या पढ़ाया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, अंडर रूट जी एम बाई आर, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ये किसका मास है, और पढ़ाया था मैंने, याद करो, हमेशा मास हम किसका लेते हैं, जिसके चारों तरफ हम घूम रहे हैं, उसका कभी मास नहीं लिया जाता। प्लैनेट घूमता है, सैटेलाइट घूमता है, उसका मास नहीं आता वेलोसिटी में, उसका मास लिया जाता है जिसके चारों तरफ बॉडी घूमती है। तो यहाँ पे कौन घूम रहा है, प्लैनेट, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो किसी की ऑर्बिटल वेलोसिटी में उसका मास नहीं आता जो वो घूम रहा है,
मास उसका आता है जिसके चारों तरफ घूमा जा रहा है, तो आपको पहले से पता है। हो गया। अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा एक चक्कर काटने में? डिस्टेंस बाय स्पीड 2 पाई आर बाई वी। यू नो वेरी वेल डिस्टेंस, एक चक्कर में डिस्टेंस वही होगा ना जो ऑर्बिट की लंबाई होगी अपॉन वी। अब क्या करोगे? 2 पाई आर, वी के जगह पे क्या लिख दोगे बेटा? अंडर रूट जी एम बाई आर। ये ऊपर चला गया, क्या आ गया? टी इजिकल टू 2 पाई, आर पहले से है, रूट आर और आ गया, आर का पावर कितना? 3/2 अपॉन कितना? अंडर रूट जी एम। फिनिश। वो तो गया, पहले से आर है, रूट आर, आर का पावर हाफ, 1 + हाफ 3/2। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अब लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2। बोलो कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 2 फिक्स, 5 फिक्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स, मास ऑफ सन फिक्स, तो सब फिक्स हटेगा तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहां भी स्क्वायर करोगे स्क्वायर तो 2 और 2 कट के क्या आ जाएगा? आर क्यूब। प्रूफ हो गया कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो भी ऑर्बिट का रेडियस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कई बार मैंने बताया फॉर्म ये भी, और ये एक तरह से फॉर्मूला भी आपको याद रखा करो तो ज्यादा अच्छा है। ये फॉर्मूला भी इसको मैं बना देता हूं कभी कभी, तो मैं फॉर्मूला ऐसा भी एज्यूम करता हूं टाइम पीरियड काम आएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कराता हूं तो ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं। जैसे बोलोगे सर क्या जरूरत पड़ेगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे सुनो, एक रेडियस है और ये आर किसका है? ऑर्बिट का रेडियस होता है, पता है ना? ऑर्बिट का रेडियस मार्स का दे रखा है, वो अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस का डबल है। मतलब मार्स जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये मार्स का रेडियस नहीं है, आप समझो। आप यहां पे जो आर है ना, ये आर ऑर्बिटल रेडियस है, प्लैनेट का नहीं होता है, तो उस ऑर्बिट का होता है जिसमें प्लैनेट चक्कर काटता है। आप ध्यान से समझो, तो मार्स जिस ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा है और अर्थ जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, प्लैनेट का अपना रेडियस तो मैं कैपिटल आर से लिखता हूं, स्मॉल आर का मतलब प्लैनेट का रेडियस नहीं है, स्मॉल आर का मतलब उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें वो घूम रहा है। तो मार्स जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका ऑर्बिटल रेडियस और अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसका ऑर्बिटल रेडियस में रिलेशन है। तो टाइम पीरियड में रिलेशन बताना है, वो टाइम पीरियड में रेशियो बता। अगर ये रिलेशन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स में है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ में है, तो टाइम पीरियड जो दोनों का होगा रिवोल्यूशन का सन के चारों तरफ, सब तो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमेंगे, तो टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा 2 मिनट में हम कर देंगे। आपको पता है, आप बोलोगे सर टी स्क्वायर आपने पढ़ाया था केपलर्स लॉ से, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली होता है। ये रेडियस बार बार बोल रहा हूं, ऑर्बिट का रेडियस है, प्लैनेट का रेडियस नहीं है ये सब। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ is directly proportional to what? Orbital radius of Mars upon orbital radius of Earth का होल क्यूब। हो गया रिलेशन से। प्रोपोर्शनल में रेशियो बना ही सकते हैं आराम से, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट रेशियो में कट जाता है। अब बताओ यहां से ध्यान से बताना, टाइम पीरियड ऑफ मार्स अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, क्या रिलेशन है? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स अर्थ का डबल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस लिख सकते हैं अपॉन अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस। और क्या आ गया? क्यूब आ गया। ये क्या है? इधर स्क्वायर है। फिनिश। इस रिलेशन को यूज कर लिया, ये कट गया, 2 का क्यूब 3 बार कितना हो गया? 8 हो गया, आ गया 8। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो तो क्या आ गया? टाइम पीरियड ऑफ मार्स इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ऐसे हो गया। ये आंसर कैसे आ गया बेटा? कैसे आंसर आया? आप सोचो, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, 8 का रूट 2√2, अब इसको यहां ले जाओ, आ गया। यानी कि अगर ऑर्बिटल रेडियस मार्स का अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस का डबल है, तो जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा मार्स का वो 2√2 टाइम्स ज्यादा होगा अर्थ के कंपेयर में। यानी अर्थ अगर 365 डेज में चक्कर काटती है किसका? सन का, तो मार्स जो है इतना टाइम्स और ज्यादा लगाएगा, 2√2 टाइम्स और ज्यादा टाइम लगाएगा। तो इसमें जो आर देख रहे हो ना, वो आर के बारे में आपको अच्छे से पता है। आर प्लैनेट का रेडियस नहीं होता है, तो ऑर्बिट का रेडियस होता है, पता ही है, ठीक है।
अब जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने करा ही दिया आपको, अब एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं इसी पे केप्लर्स लॉ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको। कोई भी जब प्लैनेट घूमता है बेटा, कोई भी जब प्लैनेट घूमता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √Gm/r। एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं यहां से बना सकता हूं, यहां से देखो फॉर्मूला ही समझ लो इसको, लिख सकते हो 2πr⁴ अपॉन √Gm। आप इन दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो और दोनों फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखना कि मास हमेशा उसका यूज होता है जिसके चारों तरफ घूमते हैं। मान लो एक एग्जांपल है, अगर मैं अर्थ और मून का सवाल दूं, अर्थ और मून, तो विच वन इज प्लैनेट, कौन रिवॉल्विंग है? मून। अगर मान लो अर्थ और मून का सवाल आया, अर्थ एंड मून का, अर्थ एंड मून का, तो इसमें मास किसका लिया जाएगा? अर्थ का लिया। ये जो कैपिटल एम है ना, वो अर्थ का होगा। मास हमेशा, क्योंकि मून रिवॉल्व करेगा, तो ये वेलोसिटी किसकी होगी? अर्थ और मून का सवाल आया तो वेलोसिटी या टाइम पीरियड मून का होगा जो चक्कर काट रहा है, लेकिन मास किसका यूज करेंगे? अर्थ का। फॉर्मूले में मास हमेशा, चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो चाहे टाइम पीरियड हो, मास हमेशा यूज किसका होता है? पता है ना आपको? जिसके चारों तरफ बॉडी घूमती है, रिवॉल्विंग का नहीं, जिसके चारों तरफ वो प्लैनेट या सैटेलाइट घूम रहा है। तो अगर अर्थ और मून का आया तो मास हम अर्थ का लेंगे। अब मान लो अर्थ और सन का सवाल आया, तो अर्थ और सन में कौन रिवॉल्विंग है? अर्थ रिवॉल्विंग है, तो यहां मास किसका लिया जाएगा? कैपिटल एम, सन का होगा। आप वेलोसिटी और टाइम पीरियड किसका निकालोगे? मून का निकालोगे, रिवॉल्विंग मून है। यहां किसका निकालोगे वेलोसिटी और टाइम पीरियड? जो रिवॉल्विंग का निकलता है, ये वेलोसिटी या टाइम पीरियड तो रिवॉल्विंग का होता है, बट उसमें मास किसका यूज होता है? इसके चारों तरफ बॉडी घूमती है। मान लो सवाल आया नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट का आया और अर्थ का आया, यहां कौन रिवॉल्विंग है? सैटेलाइट। तो वेलोसिटी या टाइम पीरियड सब सैटेलाइट का निकलेगा, लेकिन मास किसका लिया जाएगा? अर्थ का लिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूले में हमेशा मास किसका लिया जाता है? फॉर्मूले में जिसके चारों तरफ घूमा जाता है। जैसे अर्थ और मून का सवाल आया, अर्थ और मून का सवाल आया, इसमें अर्थ का मून का आ गया, तो टाइम पीरियड और वेलोसिटी जो भी पूछेगा वो मून का पूछेगा, लेकिन मास किसका देंगे हम? उसमें अर्थ का देंगे। मान लो के बाद सवाल आ गया अर्थ और सन का, तो अर्थ और सन में कौन रिवॉल्विंग होता है? अर्थ। तो इसमें वेलोसिटी या टाइम पीरियड सब अर्थ का लेंगे हम, अर्थ का। ओके, और मास किसका लेंगे? सन का लेंगे। मान लो सवाल आ गया सैटेलाइट एंड अर्थ का, कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट रिवॉल्विंग है किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ, तो वहां मास हम किसका लेंगे? अर्थ का लेंगे, और टाइम पीरियड और वेलोसिटी सब किसका लेंगे? सैटेलाइट का लेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी केप्लर्स लॉ, और मैंने प्रूफ भी बता दिया। 3 लॉ समझ में आ गया। एक लॉ ऑफ क्या था? ऑर्बिट, और एक लॉ ऑफ क्या था? टाइम पीरियड, और एक लॉ ऑफ क्या था? एरिया। टाइम पीरियड पे कौन से भी बताया। हर वो चीज साइंस में जो घूमती है उसकी वेलोसिटी ये होती है, टाइम पीरियड ये होता है। और अगर मैं घूम रहा हूं आपके चारों तरफ तो आपका मास लूंगा मैं, बाकी वेलोसिटी टाइम पीरियड तो मेरा होगा, नो डाउट। आप घूम रहे हो मेरे चारों तरफ तो मेरा मास यहां इस्तेमाल होगा, और टाइम पीरियड वेलोसिटी आपकी। मास फॉर्मूले में उसका कभी नहीं लिया जाता जो चीज रिवॉल्विंग होती है। पॉइंट याद। तो एक छोटा सा टॉपिक था केप्लर्स लॉ, मैंने फिनिश कर दिया। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आई होप सो, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक फिनिश है। अब एक आध 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगा मैं। एस्केप वेलोसिटी बचा हुआ है, उसको मैं डिस्कस करूंगा बहुत जल्दी, और उसके बाद फिर नए टॉपिक में नए चैप्टर में आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।